चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने आपको कल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के माध्यम से मैंने दोनों रूल ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस करा। कौन कौन सा था? ट्रेडिशनल या जिसको हम गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं, और सेकंड हमारा जो मॉडर्न रूल था। तो ट्रेडिशनल रूल में हमने आपको क्या बताया था कि, या गोल्डन रूल में, कि पर्सनल रियल नॉमिनल में हमें क्या करना है, अकाउंट्स को बांट देना। पर्सनल में क्या आता है? कोई भी पर्सन, पर्सन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस एंटिटी। ठीक है, दोनों को सेपरेट करके चलना है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल था, थोड़ा सा अलग था, जिसमें नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने बात किया था कि नॉमिनल अकाउंट में कभी भी अगर आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, ड्यू ऐसा करके कोई भी ऐसा वर्ड अगर जुड़ जा रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंस है, इनकम है, या तो आउटस्टैंडिंग है अभी, और नहीं तो ऑलरेडी मतलब काम होने से पहले पेमेंट या रिसीव्ड हो चुका है, तो उसके बारे में। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को हमने पर्सनल क्यों माना? हाँ, क्योंकि वो किसी एक्सपेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्सपेंस या इनकम को तो रिप्रेजेंट करना था, वो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद यदि बकाया का बात आता है कि भाई किसका बाकी है, तो फिर सीधे किसी ना किसी, या तो हम बिजनेस का नाम लेते हैं, नहीं तो किसी ना किसी इंसान का नाम लेते हैं। यानी कि ओवरऑल हमें फिर कहाँ जाना पड़ता है? हमें फाइनली किसी ना किसी बिजनेस एंटिटी के नाम के पास, और नहीं तो किसी ना किसी पर्सन के नाम के पास। और इसी कारण से क्या हो जाता है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, कुछ भी हो, उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। उसके बाद मैंने नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम का मतलब इनकम, प्रॉफिट, गेन। डेबिट क्रेडिट में मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट या तो मतलब क्या करता है, रिसीव कर सकता है, नहीं तो दे सकता है। तो रिसीवर को हम डेबिट, गिवर को हम क्रेडिट। रियल अकाउंट में यानी कि क्या होता है, कोई भी एसेट्स या तो आ सकता है, नहीं तो जा सकता है, तो इसीलिए कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। और एक्सपेंस लॉस हमेशा डेबिट होगा, और इनकम, प्रॉफिट, गेन हमेशा क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा कौन सा था, मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में क्या था हमने, वो तो सबसे आसान है कि भाई आप एसेट्स लायबिलिटी में बांट दो चीजों को, और इनकम एक्सपेंस तो ऑलरेडी आप पहचान पाओगे। एसेट्स लायबिलिटी डिपेंड अपॉन द ओनरशिप राइट। ओनरशिप राइट यदि आपके पास है, वो सामान भले ही आपके पास हो या किसी के पास हो, आपका एसेट्स होगा। उसके बाद लायबिलिटी क्या होता है, जिसका ओनरशिप राइट नहीं है और जो आपके पास है, या यूं समझिए, लायबिलिटी को समझने के लिए तो आसान है कि भाई जो भी हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना है वो हमारा क्या है, लायबिलिटी। तो ये हमने आपको बताया। और प्लस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक क्या बताया था, उसी में बताया था अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू की कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन को पहचानने का तरीका। मैंने आपको बताया जब भी किसी पर्सनल अकाउंट का नाम आ जाए, भले उसमें कैश या क्रेडिट के बारे में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। पर्सनल अकाउंट का नाम मतलब किसी ना किसी व्यक्ति या संस्था का नाम आ जाए, लाइक परचेज गुड्स फ्रॉम राम। मैंने बोला था ना, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यानी कि हमने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा, राम से खरीदा। मुझे ये तो पता नहीं चल रहा है कि भाई मैंने उधार खरीदा या नगद खरीदा। तो मैंने बोला था कि हम किसी व्यक्ति का नाम तभी लेते हैं जब खास करके वो क्या होता है, हमने उससे क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया हुआ। ठीक है, ये सारा हमने बता दिया। मुख्य रूप से हमें बात किस चीज के बारे में करना है, जर्नल एंट्री के बारे में। ठीक है, मैंने अलग अलग टाइप के जर्नल एंट्री के बारे में आपसे ऑलरेडी कल कहा था। हमारे पास जो जर्नल एंट्री का सबसे पहला होगा वो हमारा क्या होगा, नंबर 1, वो होगा सिंपल ट्रांजेक्शन। क्या होगा हमारा, सिंपल ट्रांजेक्शन। सिंपल ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री में क्या होगा, सिंपल ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे खरीदा, बेचा, बैंक में जमा किया, बैंक से विड्रॉ किया, है कि नहीं, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करा, डेटर से हमने पेमेंट रिसीव हुआ, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमें परेशान कर सके। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल ट्रांजेक्शन। तो सिंपल ट्रांजेक्शन को करना बहुत ही आसान है। लाइक आपको लिख देगा कि बैंक डिपॉजिट, अगर क्वेश्चन में आपको लिख दिए एक बैंक डिपॉजिट, तो इसका क्या होगा, तो सीधा बात, बैंक में हम क्या डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा, आप क्या, आपको बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, ऐसा अभी अभी मैं आपको नहीं पढ़ा, हमारे पास पहले क्या करना है, चीजों को पहचानना है, देखना है क्या क्या। एक तो आ रहा हमारा बैंक,
और दूसरा हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। तो बैंक कौन सा अकाउंट हो गया, पहले हम एक काम करते हैं, गोल्डन रूल में देख लेते हैं। तो बैंक हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, और कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट जैसे हुआ हमारे पास, पर्सनल अकाउंट का रूल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, रिसीवर और गिवर। तो बैंक जो है यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, क्योंकि मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा रिसीवर है, और इसलिए क्या होगा हमारा डेबिट होगा, क्योंकि रिसीवर हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, बैंक में जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है, हम कौन, बिजनेस, ये दिमाग में रखना है। तो क्या हो गया हमारा रियल अकाउंट, और ये गोज, तो क्या हो गया हमारा क्रेडिट, एकदम इजी है। तो मेरे ख्याल से ये सारे जर्नल एंट्री आपसे बन जाते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो सिंपल जर्नल एंट्री में मैं दिमाग आपको खर्च नहीं कर रहा। इसके बाद जो आता है हमारा अगला, वो आता है कंपाउंड जर्नल। कंपाउंड मतलब हमने 2-3 जर्नल एंट्री को, 4 जर्नल एंट्री को मिला के जब एक जर्नल एंट्री तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री के कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, डेट मस्ट बी, जब भी हम 2-3-4-5 जर्नल एंट्री को मिला के एक जर्नल एंट्री अगर बनाना चाहते हैं, तो वही कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। तो किस प्रकार से, क्या ऐसे ही है कि किसी भी जर्नल एंट्री को मिला के हम एक जर्नल एंट्री बना दें, उसके लिए 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला कि डेट मस्ट बी सेम, जैसे 2 ट्रांजेक्शन, उन दोनों के जर्नल एंट्री को मिला के हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री करना चाहते हैं, इसे टाइम सेविंग होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे उन दोनों का डेट क्या है। अगर डेट सेम है तो, और एंड, मैं यहां पे एंड का यूज कर रहा हूं। एंड का मतलब इसके साथ साथ जो मैं सेकंड कंडीशन दे रहा हूं, इसको भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 2, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट ऑल्सो मस्ट बी, डेबिट और, यहां पे मैंने क्या यूज किया है, यहां पे जरूरी नहीं है कि हमारा दोनों मैच करे, कि डेबिट भी बराबर हो, क्रेडिट भी बराबर हो। और मैं अमाउंट के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर, मैं सिर्फ यहाँ पे ये जो डेबिट और क्रेडिट में, यहाँ पे मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, पार्टीज के बारे में। इसमें जो पार्टी है ना, उस पार्टी के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो जो नाम होगा वो मस्ट है कि भाई आपको मैच करना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या ट्रांजेक्शन को, अगर कंपाउंड ट्रांजेक्शन, कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाना है, तो ये देखिएगा क्या उसका डेट सेम है। यदि डेट सेम है तब हम आगे चलेंगे, अगर डेट सेम नहीं है तो पक्का है कि उसका हम कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं बना सकते। अगर डेट सेम है तो हम आगे चले, देखिए कि भाई क्या है उसका डेबिट या क्रेडिट, कोई भी एक साइड एकदम फुल्ली मैच्ड होना चाहिए, फुल्ली। तो हमने देखा हाँ मैच है, तब हम चलेंगे यहां पे, तब हम क्या बनाएंगे, तब हम बनाएंगे कंपाउंड जर्नल। उससे पहले हम कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं बना सकते, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आपको। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मेरे 2 डेटर है, मेरे 2 डेटर है, एक है हमारा लेट सपोज राम है, जो मेरे से 1000 रुपया लिया हुआ है, और एक दूसरा है हमारा मोहन है, जिसने मुझसे 4000 रुपये लिए। इन दोनों ने मेरे रुपये को पेमेंट कर दिया। उसने कब पेमेंट किया, आज कितना तारीख है, आज 23 तारीख है। लेट सपोज 23 जन 2024 को अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ, 5000। कॉस्ट में दे सकता है 1000 फ्रॉम
राम एंड 4,000 फ्रॉम, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हम दोनों को अलग अलग करते हैं, पहले हम दोनों जर्नल एंट्री को अलग अलग कर देते हैं। राम से हमारे पास रिसीव होगा, अच्छा ये विजिबिलिटी तो है ना, राम से रिसीव हुआ, क्या रिसीव होगा, देने वाला कौन है, ठीक है। वैसे अगर मैं मोहन के बारे में बात करूं, क्या आएगा हमारे पास, और यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा, ओके। अब एक तो है कि भाई हम दोनों को सेपरेट करके अलग अलग बनाए, कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यहां पे मैं कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और दूसरा है कि दोनों का डेट क्या है हमारा, है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों के बदले ऐसा नहीं हुआ कि हम बेकार में हम कहां बैठे भाई, हट जाए, इन दोनों के बदले अगर हम एक जर्नल एंट्री यहां पे बना दें कि सीधे मैं ये बात बोलूं कि मेरे पास कैश कितना आया, कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट, अगर मैं ये कर दूं, कौन कौन, राम कौन है, 1,000 जो पेमेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट गिवर है, क्या होगा हमारा, और मोहन भी कौन है हमारा, कितने का, क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट, ये भी है हमारा गिवर और ये भी हमारा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए हमारे पास ये जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारे पास सबसे पहला चीज ये देखना है कि डेट सेम होना चाहिए। अगर डेट सेम नहीं है तो फिर हम ये कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। एक काम करते पहले जर्नल एंट्री के बारे में तो सब कोई फॉर्मेट जानता होगा, फिर भी मैं एक फॉर्मेलिटी बता दे। जर्नल एंट्री में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोग एग्जाम में जाइएगा, जर्नल एंट्री आएगा तो चाहे कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा जाता है तो आप लोग उसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना है, सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो भी है, जो भी नाम हो कंपनी का या किसी पर्सन का, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो हमने कसम नहीं खा रखा है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद फॉर द ईयर लिख दीजिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें भी लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना। लेट सपोज जर्नल का आपको बुक मिला, कैसे पता चला किस साल के लिए है, तो पूरे साल, वैसे तो पीएल अकाउंट भी पूरे साल बनता है, ट्रेडिंग पीएल, ऐसा थोड़े वर्ष के अंत में बताया था यही चीज। बैलेंस शीट वर्ष के अंतिम दिन बनाया जाता है, पूरे साल भर, हाँ, पूरे साल के ट्रांजेक्शन को, इसीलिए एज एट कहा जाता है बैलेंस शीट को, और फॉर द ईयर एंडिंग कहा जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो हो गया हमारा डेट, जरूरी नहीं है कि डेट आपको मिले, अगर डेट मिले तो ठीक है, अदरवाइज सीरियल नंबर आप लिखिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टी प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा, एलएफ, लेजर फोलियो, इसके बारे में पता ही नहीं आप लोगों को, ये खास करके अब तो खैर इसका कोई उपयोग नहीं होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है चारों तरफ। ये तब होता था जब मैनुअल अकाउंटिंग किया जाता था, या आज भी जहाँ मैनुअल अकाउंटिंग होता है वहां पे क्या होता है कि ये जर्नल लेजर के किस वाले पेज पे, क्योंकि लेजर का कॉपी भी बहुत मोटा मोटा हो जाता था, तो लेजर बुक में हमें ढूंढने के लिए हमें क्या होता था, आसानी मिलता था, पेज नंबर लिख दिया जाता था, वही लेजर फोलियो कहा जाता है। और फिर इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट ये लिख देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अभी ही मैंने
जैसे अभी मैंने जो जर्नल एंट्री आपको बताया, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को नहीं पता है। 23 जैन। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है प्रॉब्लम कि सर डेट लिखना में बहुत बड़ा हो जाता है डेट। उसके लिए तो एक काम करिएगा, किसी न किसी एक साल का ही होगा ना, तो सबसे पहले ईयर को क्या करिएगा, इसको जैसे मैं खत्म कर, हाँ बस ईयर को आपको क्या करना है यहाँ पे, हो गया। अब इसके बाद फिर डेट लिखिएगा, तो पहचानने वाला पहचान जाए, जैसे हो गया। हमने क्या किया था वहां पे याद करिएगा, कैश को हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री में कर दे रहा हूं सीधे, कैश को हमने डेबिट किया था, कैश अकाउंट डेबिट के अंदर में पक्का डेबिट लिखना है, ठीक है। और इसको कितना हो गया हमारा, क्रेडिट का जो होगा वो थोड़ा सा स्पेस गैप देके आपको करना, बराबर में मत लिखिए, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे, क्योंकि रूल है ये। तो ये सोचिएगा नहीं बराबर में लिख देना कोई दिक्कत थोड़े ना है, तो उसमें आपके मार्क्स कटेंगे। टू क्या करेंगे हमारा, तो एक काम करिए, बस राम, पर्सनल अकाउंट के साथ आप अकाउंट मत जोड़िए, किसी पर्सन के नाम के साथ अकाउंट मत जोड़िए। लेकिन सर यदि अकाउंट जोड़ दूं तो गलत होगा क्या, नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपको ये करना पड़ेगा, राम का अकाउंट, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। एस आपको ऐड करना है, तो क्यों वो करना, सीधे राम लिख दीजिए। कितना हुआ इसका, ठीक है। और फिर जितना, अब इसमें आपको स्पेस गैप नहीं देना, वो क्रेडिट एक बार बराबर चलना चाहिए। कितना हो गया, ठीक है। यहां से आपको नारेशन कर देना है, बीइंग कैश गिफ्ट फ्रॉम राम, और लाइन जो है यहां से सिर्फ यहां खींचना है, सुन लीजिए, लाइन सिर्फ आपको कहां से कहां खींचना है, सिर्फ पार्टिकुलर वाले फॉर्मेट में ही खींचना है। ये नहीं कि आपने डेट में भी खींच दिया, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अमाउंट में भी खींच देते हैं, वो आप गलती से भी मत खींचिए, ठीक है। ये तक रहा, ऐसे ही आप जर्नल एंट्री बनाते गए। लेकिन अगर जर्नल एंट्री एक पेज में आ जाए तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होता है जब जर्नल एंट्री हमारा 3 पेज 4 पेज में आने लगे, एटलीस्ट 2 पेज में ही आए, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे हम अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। वहां पे एक वर्ड जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, कैरी, मतलब हमने कैरी फॉरवर्ड, हमने क्या कर दिया, आगे भेज दिया। जैसे देखते हैं ना पीटीओ प्लीज टर्नओवर जो लिखा रहता है, तो उसके बदले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड आपको कैसे करना है, जो पूरे पेज का जो टोटल होगा उसको ऐड कर देना है ऐसे, पूरे पेज के टोटल। फिर नेक्स्ट पेज पे जब आप जर्नल एंट्री शुरू करिएगा तो उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे ही लाइन खींचना है, और आपको उसके बदले लिखना है क्या, नॉट, मतलब क्या हो गया हमारे पास कि हमने लाया, ये क्या हमने भेजा है, और ये हमने पिछले पेज से उठाकर लाया, इतना बैलेंस ऑलरेडी हमारा चल रहा है जर्नल टोटल। इसमें भी आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना पक्का है। लेकिन जहां पे अब ये तो हो गया, पेज अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करना है हमें, कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट पेज पे हमें लाना है तो क्या लिखना है हमें, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन जहां पे टोटल हो रहा है तो टोटल पे आपको कुछ नहीं करना, डबल लाइन खींचना, तो ये पता चल जाता है कि हमारा जर्नल वहीं पे खत्म, ठीक है। तो ये 3 चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मान के चलिए कभी नहीं होता ये खास करके कीवर्ड्स है, ये कब यूज होता है, जैसे कि आपका मार्क्स और लोगों का मार्क्स भी बराबर आ जाए, फिर आपको चूज करना हो कि कौन बेस्ट है, तो उसमें आपको क्या किया जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को कॉपी चेकर क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि भाई इन दोनों में देखो कमी किसका है,
तो ऐसे ही छोटे छोटे चीजों से फिर आप आगे निकल पाओगे। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तो हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री क्लियर। बताइए, जैसे कोई अगर आपको एग्जांपल मैं दे दूं कंपाउंड जर्नल एंट्री का, एक एग्जांपल से, पेड सैलरी 30,000, रेंट 12,000, डेट कोई सा भी आप इसको सेम मान लीजिएगा। इसको जल्दी से, क्यों आप लोग बना लीजिएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। सैलरी 30,000, रेंट 12,000, वेजेज 4,000। इसका बस एक जर्नल एंट्री हो गया, डन, पक्का। सॉरी बीच में एक दिखाइएगा एक बार। हमारा नसीब खराब है, फिर जब रूल पढ़ाता हूँ तुम गायब रहते। हाँ मैं समझ गया, नहीं ना आप लोग, हो गया। अगर हम इसको अलग अलग करते, अगर हम इसको अलग अलग करते तो क्या होता, तो 3 जर्नल एंट्री बनता। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मान के चलिएगा कि आपको डेट सेम है, और डेट सेम है तो तीनों में एक चीज कॉमन आ रहा है कि हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, पे किया। यानी हमारे पास से कैश, तीनों ही कंडीशन में हमारे पास से कैश गया है। तो कैश गया है तो क्रेडिट हो जाएगा कैश, और ये सैलरी हो अगर हमने पे किया है, रेंट हो या वेजेज हो, ये तीनों हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तीनों हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट, इसको क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 46,000, ये हो जाएगा। सॉरी, हाँ बनवा दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं, हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। वैसे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पेड टू राजू, नहीं, पेड टू राजू 1,000 कैश एंड 2,000 चेक के। हाँ, डेट ये मान के चलिएगा, डेट सेम, पेड टू राजू 1,000 कैश हमने पे किया है, 2,000 का 2,000 थ्रू चेक, तो चेक पे किया, कर दीजिए।
हो गया हमारा कॉपी, तो ऊपर से चेक कर सकते हैं। हाँ घूम सकते, परेशान कर दे रहा है ये सब, परेशान कर दे रहा है सभी। हाँ हालत खराब कर दे सर। क्या हुआ बना, क्या हो रहा है यहाँ पे, पेड टू राजू। अच्छा एक चीज याद रखिए, वैसे मैं इसका अकाउंटिंग आपको मैं सिखाऊंगा, इसका चेक के बारे में कुछ रूल्स होते हैं, बैंक कब यूज करना है, चेक को चेक कब यूज करना है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको रूल बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पेड टू राजू, यहां पे चेक को हम क्या कहेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे क्या क्या नाम आ रहा है जरा बताइए। एक तो नाम आ रहा है राजू, तो राजू भी डेबिट होगा क्योंकि राजू पाने वाला है कि नहीं, रिसीवर है कितने से 3000, ठीक है। और यहाँ पे राजू को मैं क्या दे रहा हूँ, कैश दे रहा हूँ, कैश हमारा रियल अकाउंट है तो 1000 हमारा पे कर रहा हूँ, मतलब जा रहा है तो क्रेडिट होगा। और एक है हमारा बैंक है हमारा पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट जब हम किसी को चेक देते हैं तो हमारा बैंक उसको क्या करता है, पेमेंट करता है, मतलब यहाँ बैंक गिवर है, इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे 2000। एक तो ये हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अलग है, वैसे उसके बारे में फिर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं थोड़ा सा अपना, हो सकता है कि आपके पास इतना आ, आप समझ जाओगे। लिखा है पेड 4800 टू मोहन, हमने पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ, या फॉर कर दीजिए यहाँ पे, फॉर सेटलमेंट ऑफ रुपीज 5000। इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग, बनाइए तो जरा, अरे ट्राई तो करिए, ट्रांजेक्शन पहचानो तो सही। देखो जब क्वेश्चन समझ में ना आए ना, 2-3 बार क्वेश्चन ही पढ़ जाना। हम सिर्फ आपसे ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमने मोहन को कितना पे किया, सोचिए ना, 4800 हमने पे किया, लेकिन सेटलमेंट कह रहा है, सेटलमेंट का मतलब जानते हैं ना, नाम तो सुना होगा सेटलमेंट का, मतलब इसके बाद हम मोहन को पेमेंट नहीं करने वाले, हम मोहन को कह रहे हैं भैया ये ले लो और हमारा हिसाब किताब क्लियर करो। सेटलमेंट का यही मतलब है, इसके बदले 5000 के बदले। और इसके इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में बता रखा है, डिस्काउंट है कि नहीं? तो यहां पे हमारे पास मोहन कितने का जाएगा, मोहन पूरा का पूरा कितने का जाएगा, 5 का जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि मोहन तो हमारे बुक्स में हमसे कितने का क्रेडिटर है, 5000 का, हमने पे उसको कितना किया, सिर्फ 48। कॉमन सेंस है अपना कि हम किसी भी 5000, आपको लेट सपोज 5000 देना था, हमने आपको सिर्फ 4800 दिया और आप मान गए, हमको 200 क्या हुआ, ये डिस्काउंट रिसीव हुआ। और डिस्काउंट रिसीव के बारे में मैंने परसों वाले क्लास में शायद बोला था, कल वाले में, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है हमारे लिए, एज ए इनकम होता है, मैंने बताया था कि नहीं, और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा हमारा, तो बताइए, तो क्या हो जाएगा, हमने मोहन को पेमेंट करा, तो पाने वाला कौन हो गया, मोहन, या मोहन सिर्फ लिखते, यहां पे अकाउंट नहीं हो, ठीक है, कितने का, लेकिन हमारे पास से कैश कितना गया, ओनली 4800, और टू डिस्काउंट अकाउंट भी अगर लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन चलिए आप डिस्काउंट रिसीव कह रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव भी लिखिए।
क्योंकि पता है ये डिस्काउंट अंत में जाके आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो पता चल जाता है कौन डिस्काउंट रिसीव्ड है कौन, क्योंकि जैसे क्रेडिट में अगर डिस्काउंट लिखेंगे तो पक्का ये हमें डिस्काउंट रिसीव्ड ही है, ये इनकम है हमारी। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा, और ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारा कंपाउंड का। क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ में? ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एक नया टॉपिक, हमारा दो टॉपिक क्लियर हो गए जर्नल एंट्री में। एक तो क्लियर हो गया हमारा कौन सा, नहीं है, बोलिए बोलिए ना यार, जोर से बोलिए ना, मैं हो सकता है कुछ। क्या ऐसा कोई रूल नहीं है, देखिए मतलब ये जरूरी नहीं है इसको आप यहाँ लिख दो और इसको आप यहाँ लिख दो, हाँ ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऊपर नीचे। हाँ अब ऐसा नहीं कर सकते कि पहले क्रेडिट लिख दो फिर डेबिट लिख दो, ये आप नहीं कर सकते हो। बाकी क्रेडिट में अगर 4 आइटम आ रहा है, उन चारों आइटम को पहले बाद में जो लिखना है जो लिखो, क्योंकि सेम डेट में है ना वो, तो तभी तो मैंने कंपाउंड किया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, डिस्काउंट रिलेटेड जर्नल एंट्री। ठीक है, डिस्काउंट रिलेटेड जर्नल एंट्री में क्या है, मेनली डिस्काउंट कितने तरीके का होता है आपको फॉर द जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, दो तरीके का। कौन कौन सा होगा हमारा, रेट डिस्काउंट, और एक दूसरा होगा हमारा, ठीक है ना, आप देख रहे हैं भाई, भाई भाई सब दिखाई देता है, इधर आके बात कर। हाँ वो दांत वगैरह सब देख रहे हैं कि साफ है कि नहीं है। देखिए तो ट्रेड डिस्काउंट का बात है ना, तो इसको यूं ही ये समझिएगा, ये क्या है हमारा, बम्पर धमाका ऑफर, ठीक है ना, 80% डिस्काउंट, बम्पर धमाका ऑफर है ये। मतलब सही बात पूछिए तो इसका कोई माई बाप नहीं है। इसको करना क्या किया क्या जाता है कि 100 रुपए के सामान को 2000 दिखाया जाता है, ठीक है, और इस पे से 1600 घटा के हमें 400 में बेच दिया जाता है, यही बम्पर धमाका ऑफर। हाँ मजाक नहीं कर, आप लोग भी बिजनेस में जाइएगा, मैनेजमेंट में ही है, तो इस पे एक पूरा टीम काम कर रहा होता है। आपको क्या लगता है मॉल वाला पागल है, मतलब उसका रेंट जितना जाता होगा, हो सकता है मोतिहारी के एक छोटे इलाके का सारा रेंट मिला के एक अकेला मॉल वाला रेंट देता है, उसमें उतने स्टाफ होते हैं, एसी लाइट का जितना जाता होगा खर्चा, तो क्या करे बेचारा, 100 का सामान 100 में बेचेगा तो कोई आएगा, कोई दुकान में क्यों ना जाए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं उस सामान को, अब ये बात जाके आप किसी इंप्लाई से मत पूछिएगा, क्योंकि वहां के जो इंप्लाई होंगे ना उनको भी वो तो बोलेंगे नहीं सच में ऑफर चलता है, उनको थोड़े ना पता है अंदर की बात। आप जब मैनेजमेंट का कोर्स करके जब आप अंदर जाइएगा तो देखिएगा स्ट्रैटेजी बनाया कैसे जाता है। हाँ किसी किसी केस में बड़े लेवल पे वाकई में डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन वो डिस्काउंट भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट रूप से प्रॉफिटेबल होता है। क्यों, क्योंकि लेट सपोज अब जैसे कि आप देखते हो क्या कहता है सीजन आउट होने पे जो सेल होता है, तो वहां पे क्या होता है कि ये जो कपड़ा वगैरह का मार्केट है ये सब आउटडेटेड हो जाता है, आने वाले 6 महीने बाद डिजाइन वगैरह पुराने हो जाते हैं, या उसका कलर, अब मॉल में जो कपड़ा आता है सोचिएगा कलर वैसे ही चमकता रहे तो ऐसा थोड़ा ना मिलेगा, 6 महीने बाद ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, आप कितना भी सेफ्टी के साथ रखो उसको।
तो क्या होता है कि कंपनियां देखती कि यदि मैं इसको कैरी करता हूं आगे, तो एक तो गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए कीड़े वगैरह से, उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे, है कि नहीं। फिर दूसरा गोडाउन ढूंढ के मुझे नए सामान को रखना पड़ेगा, और लास्ट में बेचूंगा तो पता चलेगा जब फिर बिकने का टाइम आएगा तो हमारा इसका पूरा का पूरा फैशन पुराना हो गया होगा, तो क्वालिटी हमारा ऑलरेडी डाउन हो गया। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, वो लोग पूरा लॉस कैलकुलेशन करते हैं, वहां जो मैनेजमेंट में जो बैठे होते हैं लोग, वो लोग फुल लॉस कैलकुलेशन करते हैं कि यदि मैं इसको कैरी करता हूं तो हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल इनकम हमारा कितना आएगा। उसके बेस पे वो क्या करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करके पूरा का पूरा अपना लॉस कैलकुलेशन पहले से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि यदि इसे आज के डेट में मार्केट में उतारा जाए तो कितने में बिक सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा उस नोशनल लॉस में क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके और उसको मार्केट में निकाल देते हैं। तो वहां पे होता है। बट जनरल केस में जहां पे आप देखते हैं ना, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, ये सब जो आता है ना, एकदम यही सब होता है कि 2100 के सामान को 2000 में रख के। इससे क्या होता है ना कि हमारा एक क्या होता है, मेंटेलिटी बना हुआ कि अरे 2000 का सामान सिर्फ 400 में दे, है कि नहीं। आप ये भी सोचते होइएगा कि सर ये जो टीवी वगैरह हम लोग जाके मतलब जैसे सैमसंग के आउटलेट पे आप चले जाइए, सेम टीवी परचेज करिए, और वही टीवी आप जाकर किसी रिलायंस डिजिटल में परचेज करिए, ये क्या कहते हैं पीछे है, कहीं भी आप परचेज करिए, ऑनलाइन परचेज करिए, तो सर सैमसंग का अपना खुद का होते हुए वो हमें डिस्काउंट नहीं देता है। ये लोग डिस्काउंट कैसे देते हैं, तो थोड़ा सा उसके गहराई में जाकर देखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट बता हुआ, इसमें से 50 पॉइंट आपको मिलेंगे। आप मेड इन जाकर सिर्फ देखिएगा, मेड इन सिर्फ जाकर देखिएगा। जो टीवी आपको सैमसंग के आउटलेट पे आपको मेड इन रहेगा, कभी भी वो सैमसंग का टीवी आपको रिलायंस डिजिटल में सेम क्वालिटी में नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता। पुमा का एक बहुत छोटा आउटलेट आपको मोतिहारी में खुले हुए, बहुत पतला है बेचारा, वो क्या कहते हैं छतौनी वाले। आप अभी पुमा का आप ऑनलाइन में शूज वगैरह ऑर्डर करिए, हो सकता है 1000-1100 में भी मिल जाएगा, कुछ कुछ ऐसे भी होंगे, लेकिन चले जाइए वहां पे तब पता चलेगा पुमा एक्चुअल में है क्या, है कि नहीं। तो चीजों कैसे भी क्या किया जाता है, लोगों को क्वालिटी बेस्ड क्या किया जाता है, लोग क्वालिटी नहीं, यहाँ पे लोग प्राइस बेस्ड हो जाते हैं, और उसके बेस पे लोग सामान जब परचेज करते हैं तो उन लोगों के लिए डिस्काउंट काफी मायने रखता है। तो खैर ये तो रियल लाइफ हो गया, हमें क्या चलना है अकाउंटिंग के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट में याद रखिएगा बम्पर धमाका ऑफर, इसका काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि भाई कैसे भी हमें कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेना अपने तरफ, कैसे भी कस्टमर आना चाहिए, खरीदे ना खरीदे अलग मैटर है। क्यों एसी चलाकर रखते हैं मॉल वाले, विदाउट एसी भी रख सकते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में आपको क्या लगता है, आप जाते हो घूम कर चले आते हो, कोई आप 2 घंटा उसमें रह जाओ, कोई आपको बोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने इस तरीके से सामान को सजा रखा है कि आप विजिट करोगे तो पक्का है आज नहीं तो कल उसमें से कुछ ना कुछ खरीदोगे। चलो कभी सेट हुआ, किसी ने पूछा कि अरे ये सामान लेना है, तो आपको तुरंत याद आएगा, आपने 2 घंटा टाइम जो बिताया वहां पे, तो आप पक्का, ये सारा का सारा स्ट्रेटेजी है इसके पीछे बहुत बड़ा। तो क्या होता है कि कैसे भी ट्रेड डिस्काउंट का काम यही होता है कि कस्टमर को झूठा डिस्काउंट देके और कैसे भी अट्रैक्ट करना है। तो ये झूठा डिस्काउंट है, तो इसका क्या कोई एंट्री करना जरूरी है। तो एक चीज याद रखिएगा, इसके अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट का नो एंट्री, ये ध्यान रखिए। मैं ये साफ कह सकता था शुरू में ही कि नो एंट्री, लेकिन नहीं, अब आपको ध्यान रहेगा, बम्पर धमाका ऑफर वगैरह ये सब झूठे दिखावे के हैं, और इन सब चीजों का कोई अकाउंटिंग एंट्री। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट है, ये जो कैश डिस्काउंट है, ये क्या है, ये एक्चुअल में डिस्काउंट, ये एक्चुअल में डिस्काउंट है। ये क्या किया जाता है, कैश डिस्काउंट जब भी आएगा, हमेशा कब आएगा, कैश ट्रांजैक्शन या कैश रिकवरी के लिए किया जाता है। कहा जाता ना कि भाई देखिए उधार लीजिएगा तो हम आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन याद आप हमसे क्या करिएगा, इमीडिएट पेमेंट करिए तो सर हम मार्केट रेट से बाकी आपको 2% एक्स्ट्रा हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो ये हो जाता है हमारा। इससे क्या होता है कि किसी प्रकार से हमारा पैसा डूबे नहीं। आप देखते हो ना, आप किसी से कर्ज लो, आप भी तुरंत जब वादा किए थे तब लौटा दो, ठीक है,
जैसे हमने किसी से लिया पैसा, मैंने बोला 10 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा। 10 दिन में यदि वो मांगने नहीं आया और मेरे पास पैसा हुआ, मैं दिया नहीं, और अगले 20 दिन तक जब वो मेरे से मांगा नहीं, तो उसके बाद क्या होता है ना, हमारा मन भी थोड़ा सा अंदर से होने लगता है, यार नहीं भी देंगे तो चलेगा, या बाद में देंगे। ऐसा बाद में करते करते ना पैसा डूबने लगता है। तो कंपनियां इसलिए ऑफर निकालती है, आप कहीं से जब परचेज करोगे ना, लेट सपोज आपने 20 डेज का क्रेडिट पीरियड लिया, आपका क्रेडिट पीरियड कितना हो गया? एक तो इंस्टेंट कैश पेमेंट पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा हुआ कि भाई आप उधार लेकर गए थे, है कि नहीं है, तब तक ऊपर से आपके पास ऑफर आया भाई 20 डेज नहीं, अगर आप इस पेमेंट को 10 डेज के अंदर करते हो, इस पेमेंट को 10 डेज के अंदर करते हो, तो हम आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट देंगे। हम आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 5% है, ये कब मिलेगा आपको? ये कब मिलेगा? एक तो 10 डेज के अंदर करेगा, और दूसरा जब पेमेंट करिएगा तब। समझ में आया? तो एक चीज अब ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या है कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा हो गया हमारा मैं कुछ पॉइंट्स इसमें लिख दे रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नंबर 1, नो अकाउंटिंग, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, हाँ इसको मैं कवर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका नो अकाउंटिंग, लेकिन इसका हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, नंबर 2, ये हमेशा इसका कैलकुलेशन बिफोर कैश डिस्काउंट करते हैं, और इसका कैलकुलेशन हम आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट करते हैं। पहले ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे, और जो बाकी अमाउंट बचेगा बैलेंस, उसी पे हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और ट्रांजेक्शन ये एप्लीकेबल होता है। ये सभी ट्रांजेक्शन पे, चाहे क्रेडिट हो, कहने का मतलब चाहे क्रेडिट हो या कैश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खरीदोगे, आप मेरे पास आओगे, हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो सब पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहां पे एप्लीकेबल ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन, एप्लीकेबल ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको लिख लीजिए, आप लोग का टाइम हो चुका है 11:10, आप लोग जाइए, आप लोग आइएगा। तो फिर कितने बजे आप लोग आना है? ठीक।